बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट। सुहेल अफरीदी साहब ने ख़िताब किया तलबात के साथ और तालिबात वहाँ पे मौजूद थी पेशावर यूनिवर्सिटी में। और जब उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज़ किया ये कुरान पाक की आयत पढ़ के, तो तालिबात ने पूरे जुनून के साथ इसका जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी तकरीर इन दो आयात से शुरू करते थे हमेशा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो या अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया तालिबात ने, वो फिर सबको पता है कि अब इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। फिर इस पे जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने बात भी की, और ये चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया। इसमें DGISPR को भी। अच्छा जी, एक तो उन्होंने कहा VC साहबा आपने अंग्रेज़ी में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को हदायत की है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होंगी। मैं ये दूसरी मरतबा कह रहा हूँ, अब तीसरी बार मुझे गुस्सा आएगा। सुहेल अफरीदी साहब ने कह दिया, तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकारीर उर्दू में होंगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा है कि क्या हम KPK की बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये नहीं होने देगा। हमने खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन लाया है, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक बार फिर हमारी ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है। जब हम दहशतगर्दों की आमद का बताते थे तो ये कहते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मुसलसल ऑपरेशन के बाद कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए, और पॉलिसी बंद कमरों में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर बनाई जाएगी, तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी। हम तो इनको बताते थे दहशतगर्द आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हो। हम शोर मचाते थे तो ये कहते थे आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहे दहशतगर्द। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मुराद सईद से मेरा उन दिनों में रब्ता था। वो बेचारा चिल्ला रहा था, हर एक को फ़ोन करके बता रहा था। लोग इस पे मीडिया में बात करते हुए डरते थे। तो मेरे पास क्योंकि नौकरी नहीं थी, मैं वीलॉग करता था, तो मैं उसमें ये बातें कर रहा था। तो मुझे बाकायदा रब्ता करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने ये कहा, फ़ौज के लोगों ने मुझे रब्ता करके ये कहा कि जनाब ये सारा प्रोपेगेंडा है, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस वक्त ये हमें यकीन दिला रहे थे कि दहशतगर्द नहीं आ रहे। वही बात सुहेल अफरीदी ने कही कि यकीन दिला रहे थे, लेकिन अब बंद कमरों के अंदर फैसले कर रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन करना है। तो दहशतगर्द लेकर आ रहे थे, तब हम जब बताते थे तो कहते थे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं किया जा रहा, यहाँ इमरान खान और PTI को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाते। हमने घर छोड़े और हमें कहा गया कि आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे जो बंदा घर छोड़ेगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने आज तक वो पैसे नहीं दिए। हम मिलिट्री ऑपरेशन के नुकसानात अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे और जो हमारी माएँ और बहनें बगैर चप्पल के, सर पर चादर के सड़कों पे आती थी, हमें दोबारा वो मंजर अब नहीं देखना चाहते। सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा। कल एक बंदा कह रहा था कि क्या हम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये हरगिज़ नहीं होने देगा। एक माइंडसेट को अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़ें, उनको हमारे बच्चों के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। यानी एक तो बैटल फील्ड बनाया हुआ ना खैबर पख्तूनख्वा को, कि ये लोग शायद पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें जब पढ़ाया गया जनाब कि ये बलूच कौम है, ये पश्तून कौम है, तो हमें बताया गया जनाब कि जो बलूच और पश्तून है ना, ये बहुत लड़ाके लोग हैं। नसाब के अंदर बाकायदा पढ़ाया जाता था कि जब मेरा बेटा जवां होगा तो कंधे पे बंदूक रख के रवां होगा। ये इस किस्म की चीज़ें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। हमारे दिमागों में ये घुसा दिया गया कि ये लोग पैदा ही हुए बेचारे लड़ने के लिए। ये फैक्ट्री में नहीं जाएगा, ये इंजीनियर नहीं बनेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये मशीन नहीं चलाएगा, ये कोई और, मेरा बेटा जवां होगा तो बंदूक कंधे पे रख के रवां होगा। इस किस्म की शायरी हमें जो है वो पढ़ाई जाती थी कि जनाब बलूच माएँ और जो पश्तून माएँ वो ये ख्वाब देखती हैं। ऐसा कौन माँ देखती है ख्वाब। दुनिया जदीद हो चुकी है, वो तलवारों वाला दौर अब नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको मईशत की वार में आना पड़ेगा। बहरहाल वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमें तो बे से बंदूक ही सिखाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अगर मुसलसल ऑपरेशंस करने के बाद दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही और फिर से ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद में लें। अगर 15-17 साल से एक प्रैक्टिस हो रही है मगर वो कामयाब नहीं हो रही तो इसका मतलब है पॉलिसी ठीक नहीं है, उसको शिफ्ट आना चाहिए। फिर मिलिट्री ऑपरेशन में नुकसानात का जिक्र करते हुए सुहेल अफरीदी आपदीदा भी हो गए, काफ़ी रंजीदा हो गए वो। उन्होंने कहा कि मैं अफरीदी हूँ और आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि ऑपरेशन से पहले हमारे अफरीदी कबीले में भी मर्द या औरत भीख मांगने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के दौरान घरों में जितने मर्द थे शहीद हो गए, सिर्फ औरतें रह गईं। और मैं जब उनको भीख मांगते देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। वो रोना शुरू हो गया बेचारा शहरयार अफरीदी, ऐसी बेबसी है वहां पे। मिलिट्री ऑपरेशन से पहले मेरी अफरीदी कौम में एक भी भीख मांगने वाला नहीं था, ना मर्द और ना औरत। इमरान खान को ख़त्म करने की बात हो रही है। सुहेल अफरीदी ने बहुत तकलीफ़ का इजहार किया। मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम अपनी बहनों को सड़कों पे भीख मांगते हुए देखते हैं। दहशतगर्दी को नहीं, ये इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बंद कमरों के फैसले ख़तरनाक होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। 22 ऑपरेशन, 14,000 टारगेटेड ऑपरेशन हो गए हैं। 22 बड़े और 14,000 टारगेटेड। हमने निशानदेही की, दहशतगर्द आ रहे हैं, हमने रिपोर्ट दी। अगर ऑपरेशन करना है तो एतमाद में लें, सियासी जमातों को एतमाद में लें, यहाँ के मुशरान को एतमाद में लें। ऑपरेशन से हमारे स्कूल, अस्पताल, घर तबाह हुए। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक भी भीख मांगने वाला नहीं था। ऑपरेशन ड्रोन अटैक, धमाकों से लोग शहीद हुए। अब वहाँ औरतें भीख मांगती हैं। हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बार फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम लेकर कराची जा रहा हूँ। सिंध हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ, सिंध तंजीम से मेरा राब्ता है। ये सुहेल अफरीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया। अब जावेद हाशमी साहब ने भी DG ISPR साहब के बयान पर रद्द अमल दिया है, जो उन्होंने 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 3 घंटे से ज़्यादा की। उन्होंने कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर वक्त ज़ाया नहीं किया। ये लोग अज़ल से मुल्क में दिफाई ऑपरेशन और सियासी ऑपरेशंस कर रहे हैं। कामयाब सिर्फ सियासी ऑपरेशंस में हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गोली चलाकर क्या नतीजा निकाल लेंगे? ISPR साहब, इस बार आप तहरीक इंसाफ मुकाओ ऑपरेशन में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अब कौम आपसे नहीं डरती, कौम बहादुर हो चुकी है। इनकलाब आपके सामने है और ये जिस दिन इनकलाब आएगा ना, ये आप इनके पैंतरे नाजरीन बदलते हुए देखिएगा। मेरी बात आप लिख कर रख लें। जिस दिन पाकिस्तानी सारे एक दफ़ा बाहर आ गए ना, ये कस्में खा खा के कौम को यकीन दिलाएंगे हम तो जमहूरी थे, हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे। ये एक दूसरे को गालियां देंगे, वो कहता था, ये कहता था, उसने कहा था, ये करेंगे। और ये सारे सियासतदान इन्हीं फौजियों को गालियां दे रहे होंगे। ये आप मेरे से लिख के ले लें, यही होना है। जिस दिन आप खड़े हो गए, मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए, इनकी मंजी ठुक जाएगी सारों की। ये जितने मनमानियां करने वाले, चाहे जर्नैल हैं, चाहे जज हैं, चाहे वो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, पूरे निज़ाम पे कब्जा किया हुआ है, या शुगर माफिया है, या IPPs का माफिया है, या जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, ये सारे घुटने के बल बैठ जाएंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। PTI ने भी एक जवाब दिया, पहले वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी, रिजीम चेंज, वजीराबाद कातलाना हमला, 200 मुकदमात, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्रैकडाउन, मिलिट्री हरासत, फॉरेन फंडिंग, मैंडेट चोरी, सानिया 26 नवंबर, फितना के फतवे, भारतीय लॉबी, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ताहयात इस्तिस्ना, जबरी गुमशुदगियाँ, इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपका बयानिया कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है ना, तो नस्ल नौ आपसे बदजन हो चुकी है। यानी नौजवान अब आपसे बदजन हो चुके हैं। मईशत तबाह हाल है और मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेन ड्रेन जारी है। तो अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया मंजन लेकर आ गए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे तहरीक इंसाफ है। आइंस्टाइन ने इसी पागलपन पर कहा था कि बार बार एक ही तजर्बा इस उम्मीद पर किया जाए कि इस बार इससे मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। ये कैसे हो सकता है? यानी आप जितनी दफ़ा नाज़रीन सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा करेंगे, सोडियम और क्लोराइड को, एक ही नतीजा निकलेगा। जितनी दफ़ा आप H2 और O को इकट्ठा करेंगे, एक ही नतीजा निकलेगा। यानी आप एक तजर्बा 1000 दफ़ा कर लेना, नतीजा वही निकलना है। जब तक कि आप वो माहौल तब्दील नहीं करते और आप वो तजर्बा बंद नहीं करते, आपको डिफरेंट तजर्बा करना पड़ता है। तो अब ये पाकिस्तान में ना 78 साल से ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही तजर्बा कर रही है, लेकिन इस मरतबा इनको मुख्तलिफ लोग मिले, जिन्हें मैं कहता हूँ टक्कर के लोग। ये ईमान मदारी उनमें से एक।
ईमान मदारी साहिबा के ऊपर DGISPR ने कल निकाल कर दिखा दिया कि जनाब ये देखें, गद्दार भी करार दे दिया, दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया, गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। इन्होंने हमारे साथ भी, सबके साथ यही किया है। यहाँ पे हमने भी वकला से रब्ता किया है, मैंने, साबर भाई ने, चंद लोगों ने हमने मिल के, कि जनाब ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं DGISPR, ये इनको साबित करें ना। अब तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम इनके खिलाफ मुकदमा करें। लेकिन ईमान मदारी साहिबा का क्योंकि केस अदालत में चल रहा है, उसी केस से रिलेटेड वही ट्वीटें उठा के DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो ले गई इस मामले को अदालत में। उन्होंने कहा जी DG ने मेरे पे बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए, तो DG साहब आए और आकर सबूतों के साथ साबित करें अदालत में कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मेरा केस अदालत में चल रहा है। अब जब एक केस अदालत में चल रहा है, सब जुडिस है, तो उस मामले के ऊपर जब DGISPR रैंक का एक आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक बड़ा जर्नल, जब उसके ऊपर अपनी एक खास राय देगा तो वो अदालत के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्ज करें वजीर आजम या कोई और मेरे हक में बोल दे, तो ये प्रोसिक्यूशन तो रोला डाल देगी इस केस के अंदर कि जनाब वजीर आजम का बयान या फलाने का बयान या उसका बयान वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा मेरे केस के ऊपर DGISPR असरअंदाज हो चुके हैं। ये अदालत अब दबाव में, ये अदालत का इम्तिहान है ना, बड़ा इम्तिहान तो अदालत का है। अब अदालत का फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, इसलिए अदालत पहले DGISPR को बुलाए और बुला के उनसे पूछे कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए उन्हें दुरुस्त साबित करें। एक अदालत में मामला चल रहा है, उसके ऊपर कैसे वो बात कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो वो सबूत लेकर अदालत में आ जाए। इन्होंने कहा कि DGISPR को तलब कर लिया जाए। तो जज साहब जो है ना, मजूका साहब, ये परेशान हो गए। जज साहब ने कहा हुन की कड़िए, DGISPR को बुलाना किसी जज की औकात तो नहीं है ना, ये तो चीफ जस्टिस की भी औकात नहीं है पाकिस्तान में। वो तो DGISPR खुद आना चाहे और चीफ जस्टिस उन्हें उनकी इजाज़त से बुला लें तो वो आ जाते हैं। यहाँ तो एक मेजर को बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक कर्नल को बुलाना, जो OC होता है, उसको बुलाने के लिए अदालत पहले इजाज़त लेती है पाकिस्तान में, फिर उसको बुलाती है। बहरहाल DG साहब को बुलाना था, जज साहब ने कहा 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट बाद वापस आके फैसला देता हूँ। इस बारे में बातचीत हो गई। अच्छा, वहां पे देखें कैसी नालायक किस्म की भोंडी दलील दी है प्रोसिक्यूशन ने कि जी DG ने इनका नाम नहीं लिया, और सामने स्क्रीन पे रख के चला दिया सारा, उनकी फोटो चला दी, उनके ट्वीट चला दिए और उनको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गैर मुल्की एजेंट। ये तो हमेशा से पाकिस्तान की फौज के जो जितने भी जर्नैल आए ना बड़े बड़े, इन्होंने जब भी कभी पब्लिक में बयानिया बनाया ना, जब भी किसी के खिलाफ हुए, इन्होंने क्या बात की? ये गैर मुल्की एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। और पता लगा भारत के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है, पता लगा इसराइल के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है। यही अर्जियां डाल रहे हैं कि हम फौज लेकर जाते हैं, जाके हम मास को गैर मुसल्ला करते हैं। अच्छी बात है ताल्लुकात बनाना, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि भारत के साथ बुरे ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैलों के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैल चाहते हैं कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तो बिल्कुल वो रखें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कौम को तो बेवकूफ़ ना बनाए ना, दूसरों को तो ये फतवा आप ना दें कि जनाब ये भी इसराइल का एजेंट है, वो यहूदियों का एजेंट है, वो जो है वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान ही नहीं है, वो उसने तौहीन इस्लाम कर दी है, वो जो है वो मोदी का एजेंट है, मोदी का यार है। ये फतवे लगा लगा के खुद इनकी यारी हर जगह पे निकल आई। तो जज ने कहा जी 5 मिनट बाद मैं आपको फैसला सुनाता हूँ। तो जज साहब 40 मिनट तक आए ही नहीं। 40 मिनट के बाद बजाय जज साहब आते, जज साहब ने अंदर से ही फैसला भिजवा दिया कि इस दरख्वास्त को हम पेंडिंग कर देते हैं, यानी इल्तवा में डाल देते हैं, और 342 के बयान के बाद देखेंगे। 342 का बयान जो है ना वो एंड में जाके होता है, जब केस का फैसला आने लगता है ना तब होता है। हादी अली चट्टा साहब ने यह कहा कि 342 का जो बयान है ना उसके बाद ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी, यानी DGISPR को एक तरह का इस्तिस्ना अदालत ने दे दिया। अब देखते हैं कि किस किस्म की ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं ईमान मदारी साहबा के पास, क्योंकि उनके केस के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हुए हैं DGISPR साहब। अब वो इन ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करती हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखें, DGISPR के खिलाफ इसी तरह की एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बहनें भी दे सकती हैं। अलीमा खानम के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, इमरान खान के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। इन लोगों के ट्वीट्स दिखा के DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये पाकिस्तान का एक नहायत ताकतवर इदारा है जिसके पास बंदूक है, और इन एजेंसियों के ऊपर ये इल्ज़ाम भी है कि ये जजों के कमरों में कैमरे भी लगा देते हैं। तो ये, और जजेस ने बाकायदा लिख कर दिया हुआ है कि हमें इनसे खतरा है, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। तो ऐसे में इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है, या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है, या बाकी जो लोग जिनके ट्वीट्स वहां चलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं, DGISPR ने जिनके बयान दिखाए हैं,
उन तमाम को चाहिए कि अपनी अपनी अदालतों में जाकर दरखास्त डाल दें कि जनाब DGISPR ने हमारे बारे में ये बात की, उन्हें बुलाएं और बुलाकर कहें और उनसे पूछें कि वो सबूत फराहम करें। वरना फिर वो हमारे केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, उनको इस केस के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्यों अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, पूरे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाने के बाद अपनी इतनी बड़ी ताकत को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वसाइल को, ये हमारे खिलाफ केसेस में। ये इमरान खान साहब भी कह सकते हैं, अलीमा खानम भी कह सकती हैं, और ये बाकी लोग, असद कैसर साहब और जो दीगर लोग हैं, वो सारे भी ये बात कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो आर्मी चीफ कौम का बाप है, DGISPR ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा था। अब ये इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आर्मी चीफ से पूछें कि साबित करो मैंने ये कब कहा था, और DGISPR को ये साबित करना चाहिए। ये ऐसे कोई थड़ेबाज का जुमला नहीं है, DGISPR है, कोई फ्राडिया नहीं है, DGISPR है। तो उन्हें जो बात करनी है वो उन्हें पक्की बात करनी है। कोई सोशल मीडिया पे देख के किसी ऐरे गहरे का ट्वीट पढ़ के, वो वज़ीर इत्तलात नहीं लगे हुए पंजाब में, जो कोई भी चीज़ कहीं से भी उठाएंगे और उठा के पढ़ देंगे और पढ़ के ये सोचेंगे मैनू किन्हें पूछना है। ये DGISPR है, उन्हें इन बातों का जवाब देना पड़ेगा और अपनी बॉडी लैंग्वेज को फॉर गॉड से ठीक करें। आप फौजी हैं, आपकी फौजी की तरह की बॉडी लैंग्वेज लगनी चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है, ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि DGISPR नेक्स्ट टाइम आए, जो मर्जी बोलें, जैसे मर्जी बोलें, लेकिन ज़रा बॉडी पोस्चर सोल्जर वाला रखें। ये लमक लमक के इस तरह ना करें, इस तरह अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ही लीन हुए आप डाइस के ऊपर, तो वो नामुनासिब है। अब नाजरीन, ये तो मैंने आपको कहा कि इमरान खान को भी करना चाहिए। PTI ने भी जवाब दे दिया DGISPR को, वो भी मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि PTI ने कितनी क्लियर स्टेटमेंट दी है। नाजरीन, अमेरिका में एक डेवलपमेंट हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अमेरिका में आपको याद है कि 2021 में कैपिटल हिल का एक वाकया हुआ था, कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरा दिया गया था, या डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गया था। तो उसके बाद लोगों ने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया था और वहाँ पे कैपिटल हिल के ऊपर एक अटैक हो गया था। तो जनाब वहाँ पे अब इस केस का फैसला हो गया, और पाकिस्तान में भी यही होना है एग्जैक्टली 9 मई का। पुलिस की नाअहली का नतीजा निकला। देखिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी और सारे हमेशा ये कहते रहे कि देखें जी, अमेरिका ने कैपिटल हिल के वाकये में कैसा इंसाफ किया, देखें जी अमेरिका ने कैपिटल हिल के वाकये में किस तरीके से प्रोसिक्यूट किया। हालांकि वहां पे उन्होंने एक एक सबूत, एक एक चीज, एक एक CCTV फुटेज, एक एक रिकॉर्ड उन्होंने सामने रखा था, वहां पे ये किया था। लेकिन इसके बावजूद वहां पे क्या फैसला आया मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां पाकिस्तान में कोई चीज भी नहीं है, टके की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और 9 मई उठा के पूरा का पूरा PTI पे डाल दिया। अब यहां पे पुलिस कहां गायब थी, आज तक किसी ने नहीं बताया। यहां पे फौज कहां गायब थी, आज तक किसी ने नहीं बताया। यहां पे CCTV फुटेज कहां गई, आज तक किसी ने नहीं बताया। कोर कमांडर हाउस की सिक्योरिटी कहां गई, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो अमेरिका का 9 मई कैपिटल हिल पे हमला था, वो कह रहे हैं जी पुलिस की नाअहली है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुजाहिरीन पुरअमन थे। 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार अफराद के साथ नाइंसाफी हुई है। मुजाहिरीन को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही बरती गई है। पुलिस मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम हुई है। तमाम 1500 नामजद मुल्जिमान को पहले ही माफी मिल चुकी है। यही होना है, ये जो होना है 9 मई के अंदर, एग्जैक्टली यही होना है। भाई पुलिस किधर थी, सिक्योरिटी किधर थी, CCTV कहां गया, ये सवालात उठाए जाएंगे बाद में। इसके साथ जो जोड़ते थे ना दोनों वाकयात को, वो अब जरा जोड़ के देख लें कि जो नतीजा अमेरिका में निकला, यही नतीजा पाकिस्तान में निकलेगा। DGISPR ने एक और गिला किया। उन्होंने कहा कि एक बंदे ने पूरी पार्टी डिक्टेटर की तरह चलाई है। देखें, वो पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने और पार्टी के वोटर जाने, आपका इससे क्या लेना देना। DGISPR इसके अंदर कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। वो पार्टी डिक्टेटर की तरह चलाए, जमहूरियत की तरह चलाए, जैसे मर्जी चलाए। आप कौन है, आप कौन है पूछने वाले। आप कैसे पूछ सकते हैं, आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, आपको तो इजाजत ही नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदरूनी मामले में मुदाखलत करने की। इमरान खान जमहूरी है, गैर जमहूरी है, डिक्टेटर है, कुछ भी है, आपने इसका नहीं पूछना। ये वोटर जाने और इमरान खान जाने, वोटरों को पसंद है ठीक है, नहीं पसंद वो फारिग कर देंगे, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपने इस बात का जवाब देना है कि कौम के 35 साल से ज्यादा जो आपके 4 डिक्टेटर खा गए और 1 मैन शो पाकिस्तान में चलाया, उसका हिसाब दें कौम को कि फर्द वाहिद पूरे मुल्क का मालिक कैसे बना। ये तो एक पार्टी का मालिक बना ना इमरान खान, और वो मैं उसको सफाई देना नहीं चाहता, ना उनकी पार्टी को देनी चाहिए DGISPR को सफाई कि इमरान खान डिक्टेटर है या पार्टी से मुशावरत करता है। ये होते कौन है सवाल करने वाला, कोई जमहूरी आदमी सवाल करे तो जवाब भी दिया जाए ना। यही वो सवाल कैसे कर सकता है जिन्होंने पूरा का पूरा मुल्क कब्जा कर दिया और पूरे के पूरे मुल्क को फर्द वाहिद ने एक दफा नहीं 4 मरतबा बराह रास्त आके और कई मरतबा पीछे बैठ के चलाया। आज भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। सब कहते हैं
कि जनाब फैसले आसिम मुनीर करेंगे और इंप्लीमेंट अदालतें करेंगी या हुकूमत करेगी, फैसले उन्हीं के होंगे। और फैसले आप देखें किस तरह के हो रहे हैं, पूरा इस्लामाबाद गंजा करके रख दिया। इस्लामाबाद में दरख्तों की इतने बड़े पैमाने पर कटाई हुई है कि तारीख में कभी नहीं हुई। हरा भरा इस्लामाबाद बर्बाद करके रख दिया, पूरा इस्लामाबाद गंजा हो गया। पंजाब में आटे की किल्लत बढ़ गई है। पंजाब में आटे के साथ इन्होंने क्या किया, ये इनका अपना फेवरेट मीडिया जियो न्यूज़ वो बताता है कि 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, लेकिन यहां पे 2200 रुपए में भी नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं जी 1 किलो आटे की कीमत 90 रुपए से बढ़ के 140 रुपए हो गई। इमरान खान के दौर में जब ये 1100 का आटा हुआ था ना, तो इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ लिए थे। ये तत्ते तवे पे बैठ गए थे सारे के सारे कि जनाब आटा महंगा हो गया, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। गंदम का रेट 3200 रुपए से बढ़ के 4600 रुपए मन तक हो गया। ये फ्लोर मिल एसोसिएशन कह रही है। और किसान से कितने में ली थी? 1800 से 2200 के बीच में। जब किसान के पास गंदम होती है तो 1800 से 2200 में होती है। जैसे ही मिडिल में इनके हाथ में जाती है या इनके अपने सरमायादारों के हाथ में जाती है तो वो 3200 से 4600 तक हो जाती है। पैसा दुगना कैसे करना है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। 100 किलो आटे की बोरी 7500 रुपए की है, लेकिन 11,000 रुपए से जायद में मिल रही है। ये जनाब जियो की रिपोर्ट है, मैंने अब तक रख दी है। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल